तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि नाम ही है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से लॉज, बेसिकली अपने को 3 लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 यहाँ पे लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है, एक जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ इसको बोलते इसलिए हैं, ठीक है, क्योंकि पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड लॉ आया था, लेकिन ये जो थर्ड लॉ है ये क्या है, बेसिक है। मतलब इसको ना फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से पहले आ जाना चाहिए था, इसलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बोलते हैं। एक एक लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे तो लग रहा है कि 3 लॉ है, लेकिन बहुत 6-7 लेक्चर लगेगा इन सबको हम लोग को कवर करने में, और लास्ट में हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली जीरोथ लॉ पढ़ने से पहले थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक करके देखें तो ये क्या है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। बेसिकली क्या होगा, जैसे कि मान लो कि जैसे कि आप हीट सप्लाई करते हो किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा अलग है, साइन उन चेंज होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स, यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना। तो अगर केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे तो आपको ये सब वर्ड पता होगा कि सिस्टम किसको बोलते हैं, बाउंड्री क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है। ठीक है, ये सब वर्ड जो होंगे, बेसिक बेसिक वर्ड जो होंगे, ये सब क्या होंगे आपको पता होंगे। पता है ये सब वर्ड? यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोग की मान लो कि हीट सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम की, जब भी सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोग सिस्टम के बारे में पढ़ते होंगे। उस चीज़ हम लोग वापस यहाँ पे कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे हो चुका है। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे कवर करते, एक तो सच्ची हो चुका तो पढ़ के वापस टाइम खराब नहीं करेंगे। तो अगर मान लो किसी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करते हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब कोई चीज मूव करता है, चेंज होता है। ठीक है, तो हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएगा, कैसे कैसे चेंजेस आएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी बेसिकली देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग, ठीक है, जो डील करेंगे वो क्या करेंगे, इंटरनल चेंज ऑफ द सिस्टम, इंटरनल चेंज इन सिस्टम ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट। अगर आप हीट सप्लाई करते हो या फिर उससे निकाल लेते हो तो इंटरनल चेंज क्या क्या आएंगे। जब इंटरनल चेंज की बात कर रहे हैं तो इंटरनल चेंज मतलब, तो इंटरनल चेंज मतलब लाइक प्रेशर, कि प्रेशर कैसे सिस्टम का चेंज होगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, मास, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी क्या करता है, चेंज करता है। जब भी हम लोग इंटरनल चेंज की बात कर रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का कैसे चेंज करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इस सब प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टी होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक हम लोग बता चुके हैं क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक मतलब एक होल बॉडी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है कि माइक्रोस्कोपिक मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, एक होता है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। मैक्रो मतलब हम लोग बड़े प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बल्क प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और माइक्रो मतलब छोटे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब केटीजे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल का हम लोग प्रेशर बोलते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कोई मान लो गैस है, ठीक है, गैस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल्स के
किसी एक मॉलिक्यूल की अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं है, पूरे गैस के प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो पूरे गैस का प्रेशर, ये सब चीजें क्या है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, बल्क प्रॉपर्टीज है, मतलब एक बड़े से अमाउंट का एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोले कि इसमें 3 लॉ पढ़ना है बेसिकली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली जीरोथ और थर्ड जो है बहुत छोटा है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो भी काम होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले एक बार हम लोग वापस से पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पहले भी ये चीज सुन चुके हो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? यहाँ पे जो आएगा वो चेकिंग थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ, ऑलवेज साइन ऑफ एफ बोलो। ये भूलना नहीं है। अरे कुछ तो याद होगा। मोटा मोटी जब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे पहले, तो क्या बात कर रहे थे, जैसे कि मान लो एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है बी, ठीक है। हम बोलते थे कि बॉडी ए अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी से, तो हम लोग क्या बोलते थे कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए होगा वो क्या होगा, इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। मोटा मोटी हम लोग ये समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम से, टी एच इक्वल टू क्या होगा, टी बी होगा। बात भी सही है, ठीक है। टी एच इक्वल टू क्या होगा, टी बी होगा, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी होगा, तो हम बोलेंगे ए और बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का अगर बेसिक चीज समझोगे तो क्या होगा, जब इस दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग रड से या फिर कंडक्टिंग बाउंड्री से अगर हम लोग कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हीट की बात करेंगे, हीट कितना होगा, हीट ट्रांसफर कितना होगा, 0 होगा। यानी एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी से अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो हम लोग बोलते हैं क्या है कि बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, सेम ही हो, ठीक है। ये तो है ही थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे कि मान लो कि दो आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब भी जानते होगे आप। जैसे कि मान लो ये सब वर्ड है जो यूज करते थर्मोडायनेमिक्स में, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका केमिस्ट्री में हो चुका है, तो ये सब वर्ड आपको पता होगा। जैसे मान लो कि कोई एक गैस इस कंटेनर में है, वो एक्सेप्शनल केस नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे हो सकता है कि सेम साइन भी फॉलो हो। इवन अगर दो आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा हूँ, एक ए और दूसरा बी। ये मान लेते ए है, मान लेते हैं कि बी। वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आप जानते हो आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये जो बाउंड्री होगा वो कैसा बाउंड्री होगा, तो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री होगा, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कैसा, तो आइडियाबैटिक बाउंड्रीज। ये सब वर्ड आप जानते हो। आइडियाबैटिक मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफर इधर से इधर की ओर नहीं होगा, इसके बाउंड्री से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड बाउंड्री मतलब इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मास का ट्रांसफर या हीट का ट्रांसफर, किसी तरह का कोई भी ट्रांसफर सराउंडिंग से नहीं होगा। आप ये सब वर्ड जानते होंगे, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, आइडियाबैटिक बाउंड्री क्या होता है, डायथर्मिक बाउंड्री क्या होता है, ये सब वर्ड आप जानते हो पहले से, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर मान लो कि दो आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं और दोनों की बाउंड्री कैसा है, आइडियाबैटिक बाउंड्री है, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है क्या, आइडियाबैटिक बाउंड्री से वो सिस्टम क्या है, बाउंडेड है। आइडियाबैटिक बाउंड्री, या फिर बोल सकते हैं कैसा बाउंड्री है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है। सब बात क्या है, सेम ही है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है। मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, ये दोनों में से हो सकता है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। इंसुलेटिंग बाउंड्री है मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफर इधर से बाहर की तरफ नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अगर मान लो कि दो सिस्टम इस तरह से आइसोलेटेड है, तब भी हम लोग इसका मान ले कि प्रेशर कितना है, P1 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि V1 है,
और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 है, तो इसे मान लेते हैं कि V1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और इस वाले का गैस का मान लेते हैं कि प्रेशर कितना है, T2 है, वॉल्यूम कितना है, V2 है, और टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो देखो टेम्परेचर ऑफ A इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B। T1 T2 क्या है, इक्वल नहीं है, अलग अलग है। टेम्परेचर अलग भी है, फिर भी क्या बोलेंगे, तो A और B क्या है, A और B क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर टेम्परेचर सेम नहीं है, फिर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। क्यों बोल रहे हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर ना होना चाहिए। वहां पे भी जब बता रहे थे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो आप दो आइसोलेटेड सिस्टम रख रखे हो, ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगा क्या? अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा इन दोनों बॉडीज के बीच में। अगर इन दोनों बॉडी के बीच में अगर हीट ट्रांसफर जीरो है, इसका मतलब बॉडीज क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दोनों बॉडी का सेम होना चाहिए। हाँ, 99.9% केसों में क्या होगा, ऐसा ही होगा। 99.99% में आपको ऐसा ही होगा। जब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी होगा। लेकिन ऐसा 100% हम लोग श्योर नहीं बोल सकते कि अगर दो बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग भी हो तो बॉडी क्या सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी हीट का ट्रांसफर अगर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर कब नहीं होगा, जो हम लोग इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम में दो रखेंगे। दो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग बेसिक तौर पे समझेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या, जब भी हम लोग बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा आपका, अब से आप समझेंगे। कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी एक सिस्टम लेते हैं हम लोग, कोई भी एक जनरल सिस्टम लेते हैं, मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना है V, इसका वॉल्यूम कितना है V, इसका टेम्परेचर कितना है T, मास मान लेते हैं N, नंबर ऑफ मोल्स कितना है N, ठीक है। और ये बाउंड्री कैसा है, ये सिस्टम मान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग तभी बोलते हैं, कोई भी बॉडी अगर, कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका हम लोग मतलब अब से क्या समझेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, या फिर से बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, mass, number of moles are remains constant, are remains constant, remains constant। यानी एक सिस्टम लिया हमने, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम लिया और इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मास, ये सब क्या रहे, तो कांस्टेंट हो जाए, ये वेरी करना क्या करे, चेंज कर जाए। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि सिस्टम क्या है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी इसकी कोई भी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, चेंज नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ भी क्या हो रहा था, यहाँ भी क्या था, तो बॉडी ए का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट हो गया होगा, बॉडी बी का भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई एक सिस्टम की बात करें, एक सिस्टम, यहाँ पे दो बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, दो बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कब होगा, जब टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो, या फिर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो। सिंगल बॉडी के बारे में बोलना है, सिंगल सिस्टम के बारे में बोलना है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स क्या होगा कि इसका कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे को वो क्या बोलेंगे, ये सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ इसी थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है।
क्या आ गया? ये बात समझ में आया, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये 1 का लाइन था, ये 5 का लाइन था। Yes, sir. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। जैसे कि मान लो कि अगेन टू सिस्टम लेते हैं। और FS 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 पुट करके तो 1 बाई क्या आएगा? ये बाउंड्री अगेन क्या है, एडियाबेटिक बाउंड्रीज है। 1/2 एडियाबेटिक बाउंड्रीज कहेंगे तो मतलब समझोगे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। और ये बाउंड्री मान लेते हैं कि कैसा बाउंड्री है, ये बाउंड्री मान लेते हैं कि कंडक्टिंग बाउंड्री है। ये मान लेते हैं कि एडियाबेटिक बाउंड्री है। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ज्यादा इस पे बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। एडियाबेटिक बाउंड्री है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि क्या है, कंडक्टिंग बाउंड्री है। कंडक्टिंग बाउंड्री क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक बाउंड्री मतलब बस कि इंसुलेटिंग बाउंड्री को बोलते हैं, इंसुलेटिंग बाउंड्री को। तो क्या करना? F3 का वैल्यू फाइंड कर लेना। और कंडक्टिंग बाउंड्री या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, आप ये वर्ड भी सुने होंगे, फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे, डाई थर्मिक बाउंड्री। डाई थर्मिक बस वर्ड है, ठीक है, याद रखोगे कि कंडक्टिंग बाउंड्री को यहाँ पे हम लोग डाई थर्मिक बाउंड्री बोलेंगे। तो कहना क्या देता हूँ मैं, मान लो कि यहाँ पे गैस है ए गैस, और यहाँ पे कोई अलग गैस है बी, ठीक है। इसका प्रेशर मान लेते हैं कि P1 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि V1 है, टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 है, इसका प्रेशर मान लेते हैं कि T2 है, वॉल्यूम क्या है V2 है, और टेम्परेचर क्या है T2, ठीक है। अगर आप ये बाहर वाला बाउंड्री क्या है हमारा, ये बाहर वाला बाउंड्री हमारा कैसा है, एडियाबेटिक बाउंड्री है। और ये वाला बाउंड्री कैसा है, ये वाला बाउंड्री हम लोग डायथर्मिक बाउंड्री। डायथर्मिक बाउंड्री मतलब तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर क्या होगा, इधर की ओर होगा। जो भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, सपोज दैट कि T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, किसी टाइम पे मान लो कि टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन T2 है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा। तो हम लोग बता दिए हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है तो हम लोग एरो बस ऐसे दिखा देते हैं। तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, इधर से इधर की ओर होगा। कब तक होगा, आपको पता है कि तब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए हीट का ट्रांसफर क्या होते रहेगा, होते रहेगा। हीट का ट्रांसफर होना बंद नहीं होगा। हीट ट्रांसफर में लोग चीज देखे हैं कि हीट का ट्रांसफर तब तक होते रहता है जब तक दोनों बॉडी क्या आ जाए, सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए, ठीक है। अगर आपने इस तरह से कोई डायथर्मिक बाउंड्री रखा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक होगा। कब तक होगा, जब इसका टेम्परेचर भी एक नया टेम्परेचर T आ जाए, इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाए, T हो जाए। उस केस में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि P1 डैश है, ठीक है। मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है, मान लो कि वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ना भी हो सकता है। आप मान लो कि फिक्स्ड बाउंड्री रख रखा है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि मूवेबल बाउंड्री है तो वॉल्यूम क्या कर सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई यहाँ पे बताया नहीं है फिक्स बाउंड्री है कि नहीं है। उसके से मान लेते हैं, मान लो कुछ भी तरह का हो, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 डैश हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो गया T, ये हो गया P2 डैश, ये हो गया V2 डैश, टेम्परेचर कितना हो गया T। अब क्या होगा, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा, इधर से A से B की तरफ। जब टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर ए से बी नहीं होगा। तब हीट ट्रांसफर बंद हो गया तो क्या होगा, जब यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो प्रेशर भी क्या कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। मे भी वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अगर ये फिक्स बाउंड्री रखोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर ये मूवेबल बाउंड्री होगा तो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो मे भी प्रेशर चेंज हो सकता है, मे भी वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जब हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, चीजें चेंज हो रही होगी। लेकिन जब इक्वल टेम्परेचर हो गया, धीरे धीरे हीट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हुआ, ए से बी गया, और बी का टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, ए का टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा। तो इस तरह से किसी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। टेम्परेचर सेम होगा तो नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो अब क्या होगा, तो बॉडी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बॉडी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब उसके बाद
ए प्रेशर ए वॉल्यूम, ए प्रेशर ए वॉल्यूम सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा दोनों सिस्टम का, क्योंकि अब दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो P1 डैश V1 डैश T, P2 डैश V2 डैश T सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अभी बताया था इक्विलिब्रियम मतलब सारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा होगा बाकी चीजें भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक है, बाकी चीजें क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर सेम हो गया, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी P1 डैश V1 डैश, ठीक है, P2 डैश एंड V2 डैश, अब क्या रहेगा, ये रहेगा रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट। टाइम बढ़ते जाएगा, कुछ भी होते जाएगा, अब एक चीज क्या होगी, चेंज नहीं होगी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, बोलो। यस सर। तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग पहले भी जान रहे थे थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज क्या हुआ, ऐड हुआ, हम लोग थोड़ा समझे कि कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर क्या रहे दो सिस्टम का कांस्टेंट ही रहे, लेकिन बहुत रेयर केस होगा। ठीक है, जनरली हम लोग को बताए कि इन जनरली क्या होगा, यही वाला कंडीशन होगा। जैसे 99.9% छोड़ देंगे तो बोलेगा पता नहीं क्या है। इन जनरली क्या होगा, यही कंडीशन होगा जब टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर क्या होगा, अगर दो बॉडी क्या है, अगर इस तरह से बॉडी क्या होगा, हीट एक्सचेंज होकर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे दोनों बॉडी क्या है, यानी दोनों बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पे है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो होगा ही होगा। दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो होगा ही होगा। लेकिन अगर दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पे ना है तब भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। कब, जब उसका हीट, कोई भी हीट का ट्रांसफर उससे ना हो, आइसोलेटर सिस्टम में रख दोगे तो। ठीक है, तो अगर हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए हो, आइडिया लग गया हो, तो बहुत एक छोटा सा चीज है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जानते हैं कोई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? बड़ा सिंपल सा लॉ है, देखो बहुत बेसिक लॉ है। जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी और एक तीसरा बॉडी है सी। एक मान लेते हैं थर्ड बॉडी है सी। ठीक है, तो जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है समझो पहले। अगर बोले कि बॉडी ए सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बॉडी ए सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। बॉडी बी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। बॉडी बी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर दो बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे दो बॉडी कौन सा है, ए और बी, ये दोनों बॉडी क्या है, तो बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसके साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए बॉडी भी क्या है, तो सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो बोलता है अगर दो बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दो बॉडी अगर किसी भी थर्ड बॉडी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी ए एंड बॉडी बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही जीरोथ लॉ है। ऑब्वियस लॉ है कि नहीं है? अगर ए सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा टी ए और टेम्परेचर टी सी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सी।
अगर सेकंड बॉडी बी, बी भी क्या है, तो बी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सी। तो टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस है कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बी। टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी मतलब क्या होगा कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री फिक्स करेंगे, होगा कि नहीं होगा, यही आपका क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो बोलता है कि टू बॉडी, ठीक है, टू बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों क्या है, तो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो आपस में भी दोनों बॉडी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ए एंड बी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा सा है ये, क्या है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, ये बात समझ में आया। इसी को बोलते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी अगर टू बॉडी, स्टेटमेंट क्या होगा, तो टू बॉडीज या फिर टू थर्मोडायनामिक सिस्टम, टू थर्मोडायनामिक सिस्टम, टू थर्मोडायनामिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम with third system, then they are in thermal equilibrium, they are in thermal equilibrium। बात समझ में आया, इसी को बोलते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको जीरोथ लॉ इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले वो बताया था कि पहले ना फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ गया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों आ गया था, और ये चीज बहुत ऑब्वियस था। ठीक है, जब तो इसको लोगों ने क्या बोला कि यार फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ चुका है, ठीक है, तो इसको थर्ड लॉ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्या सबसे बेसिक लॉ है, तो सबसे बेसिक लॉ था, इसको क्या बोल दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसको किसी ने दिया नहीं है, ऐसा नहीं है कोई साइंटिस्ट को दिया है। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, सब लोगों ने मिलकर एक लॉ बना दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत बेसिक सा लॉ था ये, इसलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोल दिया गया कि फर्स्ट और सेकंड पहले ही आ चुका था, जीरोथ लॉ बाद में दिया गया। ठीक है, इसको थर्ड लॉ बोलने का मतलब नहीं था, इसलिए लोग उसको पहले पढ़ भी रहे हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपल सा लॉ है। ठीक है, कि दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी थर्ड बॉडी के साथ, यानी ए क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, बी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, ए और बी अगर दोनों किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए एंड बी क्या होगा, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सबसे बेसिक जो लॉ था। ये बात समझ में आया? यस सर। बहुत लेट ज्वाइन करते तुम लोग। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा कभी, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले,
ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो आपको रिलेशन बताता है वर्क, ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंड हीट में, ठीक है, वर्क तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, वो आपको वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी में एक रिलेशन बताता है। लेकिन जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वर्क क्या होता है, ठीक है, कैसे हम लोग वर्क निकालेंगे अलग अलग प्रोसेस में, या फिर इंटरनल एनर्जी क्या होता है, और हीट हम लोग पढ़ के आए हैं। तो पहले हम लोग वर्क और वर्क डन बाय गैसेस क्या होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, ये सब के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग वर्क डन बाय द गैस की बात करेंगे और इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन हम लोग कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब वर्क डन हम लोग पढ़ लेंगे आज के लेक्चर में, तो हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे, तब जाके हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताया था मेजर पोर्शन क्या रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ना रहेगा, ठीक है। जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ तो क्या है, सेकंड लॉ तो क्या है, बड़ा आसान सा है। जीरोथ लॉ तो हम लोग कंप्लीट कर ही लिए, निपटा दिया उसको। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्क डन बाय गैस हम लोग कैसे निकालते हैं, और यहीं पे क्या आएगा, तो फिजिक्स के जो थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइन का ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स में थोड़ा सा साइन हम लोग उल्टा लेते हैं, या फिर बोल दो कि फिजिक्स में सही लेते हैं तो केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय द गैसेस, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन निकालना आता है, मान लो एक गैस है, यहाँ पे गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस हो, मान लो कि प्रेशर कितना है, प्रेशर है P, ठीक है। और ये क्या है का पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, फ्री टू मूव है। तो ये जो पिस्टन है क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अगर बताओ, अगर प्रेशर यहाँ पे P है और ये जो पिस्टन है ऐसे सिलिंड्रिकल है टाइप का, जो कंटेनर है इस तरह से सिलिंड्रिकल है या कैसा भी हो, मान लेते हैं इसका जो एरिया है, ये जो पार्ट है इसका जो एरिया है, इसको मान लेते हैं पिस्टन का एरिया कितना है, A है। इस तरह से कुछ पिस्टन लगा होगा, कैसा भी मान लो पिस्टन, जैसा भी शेप का मानना है आपको, ठीक है। तो अगर पिस्टन है तो इसका एरिया मान लेते हैं A है, और नीचे अगर प्रेशर अगर P है, तो बताओ जरा इस पिस्टन पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया लगेगा कि नहीं लगेगा। इस पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा, P इंटू A के बराबर होगा कि नहीं होगा, P इंटू यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना लग रहा होगा, P इंटू A के बराबर, ठीक है। बाहर कोई प्रेशर नहीं है, अंदर का प्रेशर के बस मान रहे हैं, ठीक है। या फिर हम लोग फिर डेल्टा P की बात करते, मतलब यहाँ पे प्रेशर अगर मान लो P नॉट होता, या फिर प्रेशर यहाँ पे P1 होता है, यहाँ पे अगर P2 होता, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता क्या होता, P1 माइनस P2 इंटू A के बराबर होता। अब हम लोग बस मान रहे हैं कि अंदर में कोई गैस रखा हुआ, उसका प्रेशर कितना है, P है। तो अगर एरिया की बात करें A है, तो फोर्स कितना लगाएगा, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स देता है, प्रेशर इंटू एरिया क्या देता है, फोर्स देता है। तो इस पिस्टन पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, P इंटू A ही लगेगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू, याद हो तो, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। वही प्रेशर कितना, प्रेशर अगर P मान लिया हम लोग गैस का, तो जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, P इंटू
ए लेगा। ठीक है, अगर मान लो कि पिस्टन यहाँ से मूव करता करता पिस्टन कहाँ पहुंच गया, पिस्टन मान लो मूव करता करता यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यानी ये मान लो कि डेल्टा एक्स क्या कर गया है, डिस्प्लेस कर गया। ये पिस्टन का क्या है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर गया। ये जो फोर्स लग रहा था पिस्टन पे, ठीक है, इस फोर्स के कारण पिस्टन क्या क्या है, तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर गया। मान लो पिस्टन पे फोर्स लग रहा था, इधर क्यों फोर्स लग रहा था, और ये फोर्स के कारण ये जो पिस्टन है वो क्या कर गया है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर गया। अगर वर्क पूछे हम लोग तो वर्क कितना आएगा, तो वर्क आपको पता है कैसे निकालते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, ये भी नहीं पता। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी नहीं पढ़ के रखे हो पहले से, कुछ भी नहीं याद। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क हुआ है, तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फोर्स, फोर्स कितना है, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। लेकिन देखोगे अगर ये डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा बढ़ा रखते हो तो क्या प्रेशर क्या होगा, जैसे मान लो कि थोड़ा सा भी पिस्टन अगर डिस्प्लेस होगा तो प्रेशर क्या करेगा, इसका चेंज होगा। प्रेशर क्या करेगा, इसका चेंज होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा भी पिस्टन अगर ऊपर जाता है तो इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। प्रेशर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करते जाएगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, वेरी करते रहेगा। इस केस में हम लोग, इस केस में अगर हम लोग डेल्टा एक्स को बहुत छोटा रखते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा रखते हैं, टेंस टू जीरो, उस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डीएक्स बोलेंगे। डीएक्स क्यों ले रहे हैं, अगर बहुत छोटा चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बहुत छोटा चेंज की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बहुत स्मॉल चेंज रखें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। ए इंटू डीएक्स मतलब ए क्या है, तो ए एरिया हो गया, ए क्या हो गया, एरिया हो गया, और डीएक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, पिस्टन क्या किया, थोड़ा सा पिस्टन क्या किया, ऊपर की ओर स्लाइड किया। जब पिस्टन थोड़ा सा स्लाइड किया होगा, ठीक है, ये हम क्या बोल रहे हैं, इसको डीएक्स बोल रहे हैं। थोड़ा सा पिस्टन क्या किया गया, ऊपर गया होगा, तो ए इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा, इस पार्ट का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, इस पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है आपका ए, और हाइट कितना है इसका, डीएक्स है। तो अगर इस वाले पार्ट का वॉल्यूम की बात करें हम लोग, डीवी की बात करें, डीवी कितना हो जाएगा, ए इंटू डीएक्स हो जाएगा, ए इंटू डीएक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू पी इंटू ए इंटू डीएक्स क्या हो गया, ए इंटू डीएक्स क्या हो गया, डीवी हो गया। ठीक है, यानी अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, नेट वर्क डन की बात करें, तो अगर हमको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। तो वर्क डन बाय द गैस की बात करते हैं हम लोग, ये वर्क डन बाय क्या है, तो वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाय गैस की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय जो गैस होगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो गया, जहाँ पी क्या है, तो प्रेशर है, और वी क्या है, वॉल्यूम है, वी क्या है, वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग नेट वर्क डन की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इसका, V2 हो गया। ठीक है, यहाँ से पिस्टन एक्सपैंड करते करते अगर यहाँ पहुंच गया, मान लो कि पहले जो गैस का वॉल्यूम था, इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम था गैस का, वो अगर V1 था,
और फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया है, V2 हो गया है। तो कितना वर्क किया होगा गैस, अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ लिमिट पुट कर देंगे हम लोग कि PdV लिमिट V1 से V2, यानी V1 से अगर एक्सपेंड होके गैस क्या पहुंचता है, V2 तक बचता है, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, तो PdV के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ध्यान रखेंगे हमेशा, ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि V1 क्या है, तो V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, V1 हमारा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 क्या है, V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है, V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है। अगर मान लो, ठीक है, इफ एक्सपेंशन टेक प्लेस, अगर मान लो कि गैस क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। अगर गैस एक्सपेंड करेगा इसका मतलब क्या होगा, तो V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा, V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा। जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, ठीक है, तो जो वर्क होगा V2 इज ग्रेटर देन V1 मतलब कि ये क्या क्या है, एक्सपेंड किया है, इधर क्यों गया है, तो देखो तो जरा फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, गैस के द्वारा पिस्टन में फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ। अगर किसी पार्टिकल पे अगर मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, इसी डायरेक्शन में हो जाए, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाए, इसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में बोलेंगे अगर गैस एक्सपेंड करता है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, ये उल्टा लेते हैं केमिस्ट्री में, गैस अगर एक्सपेंड कर रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो वर्क डन बाय गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन सा वर्क की बात कर रहे हैं, ये जो वर्क है ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस है, कंफ्यूज नहीं होना है, वर्क डन बाय द गैस है, या फिर बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम में क्या गैस है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें, बाय और ऑन, ठीक है, बाय मतलब सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, ऑन मतलब सिस्टम पे कितना वर्क किया जा रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग जब बात कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कंप्रेशन हो तो क्या होगा, उल्टा होगा, साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कंप्रेशन होता है, अगर कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन होने का मतलब क्या होगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, लेस देन इनिशियल होगा, V1 होगा, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, तो मतलब फाइनल वॉल्यूम, कंप्रेशन मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। तो जब फाइनल वॉल्यूम कम होगा इस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, अगेन यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अगर प्रेशर, प्रेशर तो क्या होगा, गैस में जो भी प्रेशर होगा फोर्स क्या लगाएगा, इस पे इधर क्यों लगाएगा। अगर मान लो कि पिस्टन क्या करे, मूव करते करते नीचे आ जाए, मूव करते करते नीचे आ जाए, ठीक है, कहीं पिस्टन क्या आ जाए, इधर क्यों आ जाए, पिस्टन क्या आ जाए, इधर क्यों आ जाए। तो अगर पिस्टन ऐसे मूव करके नीचे क्यों आ जाता है, ठीक है, पिस्टन अगर नीचे क्यों आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम कॉन्सेप्ट, फोर्स क्या लग रहा था, तो फोर्स लग रहा था आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, पहले वाले में एक्सपेंशन वाले में ऐसा बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो पिस्टन था, ये जो पिस्टन था, फोर्स क्या लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। जबकि फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वर्क डन क्या होगा आपका, नेगेटिव वर्क डन।
तो जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आ रहा है। और वर्क डन बाय द गैस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, इसको ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। पक्का, सच्ची मुच्ची झूठी मुच्ची? आता है, पढ़ के रखो, याद रखोगे तो पुराना चीज तो सारे भूल जाते हो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, जरा करो। अगर मान लो किसी गैस का प्रेशर जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, -3V + 5, ठीक है, ये क्या है, तो प्रेशर ऑफ एनी गैस दे रखा है, ठीक है। किसी भी गैस का प्रेशर जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पूछता है कैलकुलेट द वर्क डन, if volume changes from 1 मीटर क्यूब to 2 मीटर क्यूब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये किसी भी गैस का अगर प्रेशर इस तरह से वेरी कर रहा है, वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन दे रखा है, आपको निकालना है कि अगर वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। जरा निकालो, बहुत सिंपल सा। बताओ। -5, ओके ठीक है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आया। बताओ कितना है? कोई नहीं किया, बस मोबाइल लेके लेट जाना है। नहीं, यही काम करते हैं ना तुम लोग। कौन कॉपी किताब लेके बैठता है? कॉपी किताब में कॉपी कलम पेंसिल कौन कौन लेके बैठता है? कॉपी कलम अनन्या, श्रुति बैठती है और ऋषि बैठता है। झूठ बोलने में तो सब माहिर हो। अनन्या, रितिका, कॉपी कलम लेके बैठती हो? अच्छा, रितिका में एच क्यों लिखते हैं आगे? सर एच साइलेंट रहता है। ऋतिक रोशन की तरह वहां से कॉपी की हो? कॉपी नहीं किया सर पहले। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? एच साइलेंट होके रितिका में ऐसे, ऋतिक में भी ऐसे होता है, क्यों ऐसा होता है? समझाओ। प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा होता है, बस एच साइलेंट रहता है। क्या समझा दी तुमने? यहाँ तक समझ आ रहा है। कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी कुछ सॉल्व करने के लिए बोले उसको सॉल्व करने के लिए तो बोलते नहीं है कि पीडीएफ भेज ही देते हैं, तो चलो कम से कम। तो अभी हम बताए कि गैस का जो बर्डन है कैसे निकालते हैं। तो सिंपल एम्पल बर्डन बाय द गैस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। यही पढ़े ना कि अगर किसी गैस के कारण बर्डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। और आपको पता है इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोग बहुत किए हैं। प्रेशर क्या है यहाँ पे? प्रेशर है -3V + 5A, एस नहीं समझोगे, 5A, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ फंक्शन दे रखा है आपको, -3V + 5। और कहाँ से कहाँ तक? तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है 1 मीटर क्यूब से लेके 2 मीटर क्यूब तक। 1 मीटर क्यूब से लेके कहाँ तक? 2 मीटर क्यूब तक, ठीक है। सिंपल 1 मीटर 2 मीटर लिख दे, वॉल्यूम है तो अपने आप समझ में आया कि मीटर क्यूब हो गया इसके।
1 से लेके 2 तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना था, इसी को बस क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। वर्क डन बाय द गैस आपको पता है क्या होता है, पीडीवी होता है, यही फॉर्मूला निकाल के आए हम लोग। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस पीडीवी होगा, कितना हो जाएगा ये? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू वी। इसका इंटीग्रेशन अगर वी के टर्म्स में करोगे तो क्या आएगा, इतना ही आएगा। और इसको लिमिट पुट करना आता है आपको 1 से लेके 2 तक। बहुत किए हम लोग 11th क्लास में, किए है ना? बोलो, ये तो तुम लोग बोलते नहीं हो तो ना, पता नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ कन्वर्सेशन करोगे तब तो पता चलेगा, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो फिर बताया जाएगा, अलग तरीके से बताऊंगा। ये कुछ बोलते नहीं, बस कहानी की तरह सुनते रहते हो, फिर बाद में जाके तुम्हें लोग को दिक्कत होता है कि सर क्वेश्चन नहीं बनता, समझ में नहीं आता। अरे कुछ बोलोगे तब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब बेसिक चीज चलता है तो भी तो बताते नहीं हो, तो आगे जाके दिक्कत होने लगता है तुम लोग को। इसलिए बोलता हूँ हमेशा इंटरेक्ट किया करो, तब मजा भी आएगा पढ़ाने में। कुछ बोलो, समझ में आता तब भी बोलो, नहीं आता तब भी बोलो। इसका इंटीग्रेशन करने आता है ना? अब तो बोल ही रखे कि डांटेंगे नहीं, जब तक कोविड चलेगा बिल्कुल नहीं डांटेंगे। तो इसी का फायदा उठाओ, जो भी मन करे बोल सकते हो। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पूछते हैं ना, -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। लोअर लिमिट कितना है, -3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 1। तो कितना आ गया, ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2, हो गया 2। तो -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6, और यह कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 माइनस ऑफ, ये कितना हो गया, ये हो गया -3/2 प्लस 5। अगर एलसीएम 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 10। तो -3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आगे माइनस साइन है, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 7, 7 कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपका आगे वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस। पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव आया। आना भी चाहिए था, ठीक है, आना भी चाहिए था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, ये वर्क क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो जब भी आप ये पीडीवी लगाते हो, ठीक है, पीडीवी लगाते हो, इसका मतलब है कि ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। जब भी वर्क डन बाय द गैस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पीडीवी ही लगाओगे। ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है गैस के द्वारा वर्क डन निकालने का। याद रखोगे, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिजिक्स में ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये चीज केमिस्ट्री में उल्टा भी लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि आपने केमिस्ट्री में जब पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, आपने कुछ प्रोसेस पढ़ा होगा, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, नाम सुना है, बोलो। यस सर। आइसोबारिक प्रोसेस नाम सुना होगा, और कौन कौन सा प्रोसेस सुना होगा, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक, ये सब प्रोसेस क्या होगा आपने सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वो सब चीजें, बार बार उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। थोड़ा आसान हो जाता है केमिस्ट्री में पढ़ ले तो आपको। तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। ये चीज भी पढ़े होगे वहाँ पे, यस सर। फिर भी यहाँ पे करेंगे हम लोग।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क क्या होगा, उल्टा आएगा, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग आइसो कोरिक, पहले आइसोबैरिक ले लेते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, बताओ? प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो अगर क्या हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस क्या हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, जैसे कैसा हो, कांस्टेंट। कोई एग्जांपल देख बताओ जरा, किस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा? बताओ, पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस इन विच the pressure of the gas remains constant, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई गैस इस तरह से एक्सपेंड कर रहा हो या फिर कंप्रेस हो रहा हो कि उसका जो प्रेशर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसका प्रेशर चेंज ना करे। ठीक है, कोई प्रोसेस बताओ जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस हो। इतना सारा कुछ पढ़े होगे आपने केमिस्ट्री में, कोई भी तो एक प्रोसेस बताओ जो कि आपको लगता हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, बताओ। सोच के आना फिर इस क्लास में तो बताना वैसा। अगर हम बोले कि मान लो, सोच के आना, जैसे कि पूछूंगा आपसे, मान लो कि कोई वाटर है, उसको अगर आप बॉयल कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगर बॉयल कर रहे हो तो इस केस में जो प्रेशर होगा क्या चेंज होगा क्या? ये ओपन सरफेस है, ठीक है, ओपन कंटेनर है, अगर आप इसको बॉयल Remain करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा इसका? हाँ, मेरे साउंड मेरे को वापस इको करके सुनाई दे रहा था। ये हो रहा है, माइक बंद करना तो दिक्कत है। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, तुम्हारी माइक से दिक्कत होता, तुम पता नहीं तुम्हारे सिस्टम में क्या है। चलो, मैं बोल रहा था कि कोई भी प्रोसेस बताओ जो कि क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तुम्हारा ठीक है, तुम बोल रही थी, ठीक ही बोल रही थी, बट तुम्हारा माइक से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इको सुनाई दे रहा है, मेरा खुद के आवाज वापस रिपीट हो जा रहा है। जैसे मान लो कोई वाटर को आप बॉयल करते हो तो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे बॉयल करोगे ना, ठीक है, प्रेशर क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब कैसा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, आप खुद एक बार एग्जांपल सोच के आना कि आइसोबैरिक प्रोसेस कहाँ पे और होगा, कहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़े हो, हमारा मेन काम है यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग पढ़ के आए हैं
बर्डन इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी फ्रॉम V1 टू V2। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इस केस में जो बर्डन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी फ्रॉम V1 टू V2। तो बर्डन इक्वल टू क्या जाएगा, बर्डन इक्वल टू P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करेंगे तो क्या जाएगा, V आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो क्या जाएगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आपको बर्डन निकालना हो, ठीक है, तो बर्डन इक्वल टू क्या होगा, P इंटू डीवी होगा, P क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल P इंटू डीवी यानी V2 माइनस V1, P इंटू डेल्टा V। ये किसमें होगा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कैसे प्रोसेस को बोलता है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल पूछे तो बताना कैसा होगा, बहुत सिंपल हो सकता है। ये मान लो एक पिस्टन है यहाँ पे, अब ये पिस्टन क्या है, मूवेबल नहीं है, इसको फिक्स कर दो पिस्टन को, इस पिस्टन क्या करो आप, फिक्स कर दो। ये पिस्टन अगर फिक्स रहेगा, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर फिक्स्ड हो, ये पिस्टन क्या हो, फिक्स्ड हो। पिस्टन अगर फिक्स्ड रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कोई प्रोसेस है, ठीक है, या कोई क्लोज कंटेनर में कोई चीज आप गर्म कर दो या कुछ कर दो, वो प्रोसेस कैसा होगा, हीट सप्लाई करो, वो प्रोसेस कैसा होगा, क्लोज कंटेनर है तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। आप भी एक दो एग्जांपल सोच के आना, मैं सबसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बर्डन कितना होगा, बर्डन इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी V1 टू V2। अब बताओ अगर ये डीवी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डीवी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो मतलब डीवी क्या होगा, डीवी जीरो होगा। तो अगर आप किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हो और पार्टिकल अगर मूव नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग बर्डन क्या बोलते थे, जीरो बोलते थे, पढ़ते थे ना। कि अगर मान लो कोई भी बॉडी है, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है, बॉडी डिस्प्लेस ना करे, तो dx इक्वल टू अगर जीरो हो तो बर्डन कितना हो जाएगा, बर्डन कितना होगा, जीरो होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बर्डन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये हम लोग दो प्रोसेस पढ़े अभी तक बर्डन कैलकुलेट करने के लिए। बाकी भी दो प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग कि आइसोथर्मल में किस तरह से वर्क आएगा और एडियाबेटिक में किस तरह से वर्क आएगा, या फिर इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में किस तरह का वर्क डन आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग सारे वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में एक और प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो उसमें कितना वर्क डन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सारे प्रोसेस में अगर हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे तो फिर हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, वर्क को, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही वाला क्लास, कल या परसों जो भी होगा। उसके बाद दो क्लास के बाद हम लोग वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों पैरेलल में चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना, कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है।